हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज तिवारी। नीरज स्टडी प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। अब हम एमपी पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एमपी पीएससी का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद फिर एमपी पुलिस और एमपी एसआई सारे एग्जाम्स आएंगे धीरे धीरे, तो उसके लिए हमें एमपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। देखते हैं सीधा। मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। देखें आप, प्रागैतिहासिक काल, आदि मानव की शुरुआत देखते हैं, प्री हिस्टोरिक एज से मानी जाती है। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र रहा है। कुछ ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश में जो स्टार्टिंग से ही, मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही प्रसिद्ध रहे हैं, और आज जब इनकी खोज कर ली गई है तो वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जहां से मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये देखते हैं हम। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास में देखें, तीन कालों में बांट दिया हमने। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो अब जो प्रागैतिहासिक काल है उसे तीन कालों में बांट दिया। पुरापाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है उसको भी तीन भागों में बांटा जाता है: उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण। लेकिन हम इनकी बहुत मोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होती हैं और जो एग्जाम्स में आती रहती हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है। तो हम इतना पढ़ने वाले नहीं है। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट में इतना सारा कवर कर लेंगे। मतलब पूरे पार्ट्स में हिस्ट्री के तीन पार्ट रहेंगे: पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों पार्ट्स 10-10, 15-15 मिनट के रहेंगे ऑलमोस्ट, और सारी चीजें कवर कर लेंगे हम, तो जो बहुत ईजी होंगी और आप आसानी से याद भी रख पाएंगे। आधे ऐतिहासिक काल में देखते हैं ताम्रपाषाण काल जो रहेगा वो देखेंगे, तांबा और पत्थर दोनों। वैदिक सभ्यता ना के बराबर रहेगी, यही बता देता हूँ मैं आपको। वैदिक सभ्यता जैसे उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश का मिलेगा आपको, लेकिन जो स्टार्टिंग में ऋग्वेद रहेगा उसमें नहीं मिलेगा, और जो वेद रहेंगे उनमें नहीं मिलेगा। जो ब्राह्मण रचे गए हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण वगैरह, उनमें आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें आपको जो है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी। बस इतना सा है इसमें। और फिर ऐतिहासिक काल में हम इनकी कंटिन्यू स्टडी करेंगे। सबसे पहले महाजनपद काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, शुंग वंश, गुप्त वंश, चंदेल, इस प्रकार से ही हम सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम आधुनिक जो है मध्य प्रदेश देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे वैदिक सभ्यता तक स्टार्टिंग से। तो देखते हैं, चलिए बने रहिए। पुरापाषाण काल से वैदिक सभ्यता तक देखते हैं हम। तीन काल वो हो गए हैं, तो इनमें प्रमुख स्थलों के बारे में स्टडी करेंगे और सारे वही चीजें देखेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। देखें, मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातात्विक स्थल के बारे में देखते हैं हम। पुरातत्व स्थल कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम भीमबेटका की। भीमबेटका बहुत जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम्स में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के, स्पेशली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई में बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो यह रायसेन जिले में है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, रायसेन जिले में है। किस काल से संबंधित है? तो पुरापाषाण काल के, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। दूसरा पॉइंट हो गया है। अब देखते हैं ये किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय देखें आप, शैलाश्रय और शैल चित्रित युक्त पुरातात्विक स्थल है। ये शैल चित्र मिलेंगे, पत्थरों पर चित्र। शैलाश्रय मतलब गुफाओं में जो आश्रय लिया करते थे, वो सारी चीजें। भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यदि एमपीपीएससी का लेवल थोड़ा सा हार्ड आया, क्वेश्चन लेवल, तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो भीमबेटका के बारे में असत्य है। जैसे तो पहला ये भी हो सकता है, उसमें से एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का के अंतर्गत आता है, तो हो सकता है वो आपको दूसरी श्रृंखला दे दे। तो याद रखिएगा, इन गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने 1957-58 में की थी। अब देखें आप, यहाँ पर इनके बारे में बात हो रही है, विष्णु श्रीधर वांकड़कर। ये जो है व्यक्तित्व, जैसे एमपीपीएससी के सिलेबस में आता है व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पुरातत्व शास्त्री थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे और खोज करते रहते थे। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने बहुत सारी जगह खोज की हुई है, तो इनके बारे में हम देख लेंगे अभी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भीमबेटका को 1990 में, देखें ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। राष्ट्रीय महत्व का कब किया? 1990 में। खोज इसकी करी विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने 57-58 में। 1990 में ये हो गया कौन सा स्थल? राष्ट्रीय महत्व का। और 2003 में, तीन तो देखें कैसे याद रखेंगे, भीम तीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भीम तीन मतलब 2003 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। देखते हैं फिर, इन गुफाओं में लगभग 600 से अधिक शैलाश्रय का समूह है, जिसमें जंगली जानवर, शेर, हिरण, बारहसिंगा, घरेलू जानवर जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय आदि एवं
मानव जीवन के अनेक पहलू जैसे नृत्य, वेशभूषा, शिकार, मद्यपान आदि के शैल चित्र उकेरे गए हैं। तो ऊपर वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर 4 से 5 पॉइंट जो हैं, और आखिरी के ये 2 वाले पॉइंट जो हैं 90 और 2003 वाला, तो याद रखने के लिए ये काफ़ी है। देखते हैं आगे। विष्णु श्रीधर वांकड़कर के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तित्व आता है एमपीपीएससी में, तो हम देख लेते हैं इनके बारे में, यहीं पर देख लेते हैं। ये प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे, बहुत खोज की इन्होंने। देखें, इनका जन्म नीमच में, देखिए आप, नीमच में, और मृत्यु जो है वो सिंगापुर में हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नीमच से। इन्होंने मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर शैलचित्र खोजे तथा उन्हें रॉक शेल्टेरा इन मध्य प्रदेश शीर्षक दिया। तो क्वेश्चन बनता है कभी कभी, रॉक शेल्टेरा इन मध्य प्रदेश शीर्षक किस व्यक्ति ने दिया है, तो विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने दिया हुआ है। इन्होंने स्टोन एंड पेंटिंग्स इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं। और इनके बारे में कुछ भी, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर खोजकर्ता के रूप में ये सामने सही जोड़ी बनाकर दे सकते हैं, मैच द कॉलम्स दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये 2 लोगों की और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। पचमढ़ी के खोजकर्ता जो थे उनकी और बात कर लेते हैं। पचमढ़ी के जो खोजकर्ता थे फॉरसेट थे, फॉरसेट, इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, उन्होंने भरहूत स्तूप जो सतना में है, और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, और ये भरहूत जो है स्तूप वो कहाँ पर है, वो है सतना जिले में। तो कनिंगम ने खोज करी इनकी, और फॉरसेट ने करी इनकी। और एक व्यक्ति और थे जिन जो वास्तुकार थे, किसके, उच्च न्यायालय के, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कहाँ पर है, उच्च न्यायालय जबलपुर में जो है, उसकी जो वास्तुकार थे वो थे हेनरी इरविन। तो याद रखिएगा ये। तो विशेषकर व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो इनमें से पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं देखते हैं हम। ये गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, तो एक पॉइंट यहाँ से ये बन गया। भीमबेटका भी यहीं पर है, और रायसेन जिले में मृगेंद्र की गुफाएं भी, तो और ये भीमबेटका के पास ही हैं, 80 किलोमीटर दूर पाटनी गांव के समीप हैं। वर्ष 2008 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विभाग की टीम ने खोजा था, 12-13 साल पहले खोजा गया है ये, तो ये भी याद रखिएगा कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उज्जैन में है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एमपी का। अगला देखते हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या हुआ था यहाँ पर। यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर है। एक क्वेश्चन बन गया, कौन सी नदी के किनारे है, आदमगढ़, नर्मदा नदी। दूसरा देखते हैं, यहाँ से चित्रित शैलाश्रय खोजे गए हैं। कांच की चूड़ियां, हस्त कुठार, खुरचनी एवं चक्रिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से कृषि, ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला पॉइंट, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कायथा। कायथा के बारे में देखते हैं हम। कायथा जो उज्जैन का प्रमुख स्थान था। देखें, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख स्थल रहा है। ये कौन सी कालीन, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का। यह उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर पूर्व में चंबल नदी, तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पुरातात्विक स्थल जो चंबल कायथा है वो किस नदी, चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर है। तो देखिए, चंबल डायरेक्ट आंसर मत लगा दीजिएगा, उसकी सहायक नदी काली सिंध पर स्थित है, तो आंसर होगा काली सिंध। फिर है, कायथा का पूर्ववर्ती नाम जो था कपित थला था। देखते हैं, ये भी हो गया। कायथा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर की जन्मस्थली है। तो देखें आप, मध्य प्रदेश से एक व्यक्तित्व और शामिल हो जाता है यहाँ पर, वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे ये। कायथा से 2 ताम्र कुल्हाड़ी चकमक पत्थर के लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल पॉइंट था ये। कायथा का उत्खनन वर्ष 1965-66 में विष्णु श्रीधर वांकड़कर के निर्देशन में हुआ। देखें आप, इन्होंने कितनी खोज की है। देख लेते हैं अगले पॉइंट, अगला देखते हैं, अगला कौन सा जगह है, नागदा। नागदा वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है ये। देखें ये, क्योंकि ये 53वां जिला प्रस्तावित है एमपी का, और पुरातात्विक स्थल भी है। देख लेते हैं, इसका प्राचीन नाम नागदाह था, जिसका अर्थ है नागों का शमशान गृह। यहाँ पर यज्ञ कराया गया था जन्मेजय द्वारा, राजा जन्मेजय जो थे उनके द्वारा यज्ञ कराया गया था, जिसमें नागों की आहुति दी गई थी सारे। तो इस प्रकार ये नागदाह कहलाया। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में उज्जैन जिले में स्थित है। अभी उज्जैन में है, लेकिन 53वां ये प्रस्तावित है।
यह मध्य प्रदेश का 53वां जिला 53 जिला बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है। वर्तमान में नागदा एशिया में फाइबर का सबसे बड़ा निर्माता है, इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। देखिए तो दो स्थान है, नर्मदा घाटी के महेश्वर और नावदा टोली, एक उत्तर में एक दक्षिण तट पर सिंधु सभ्यता की खोज हुई है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष जो हैं वो यहाँ से मिले हुए हैं दोनों स्थानों से। ये दोनों पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन जिले में है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नावदा टोली जो है वो कौन से जिले में है, खरगोन में। महेश्वर तो कॉमन है, आज भी मिल जाता है, ये नावदा टोली के बारे में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। शैल आश्रय के बारे में बात कर रहा है, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख और उनकी अवस्थिति के बारे में बात कर रहा है कि कौन से जिले में या किस जगह पर हैं। शैल आश्रय मतलब गुफाएं जिन्हें कहें हम शैल, शैल मतलब पत्थर, पत्थर आश्रय मतलब जगह लेना, तो शरण लेने वाली जगह थी। तो देखें आप पचमढ़ी, ये बन जाता है मामा भांजा, पचमढ़ी मतलब मामा भांजा हो गए। पनारपानी में है माढ़ादेव रॉक पेंटिंग्स भी पचमढ़ी में है, महादेव से याद रख सकते हैं। दो चीजें डिफरेंट हैं, जम्मू द्वीप और डोरथी द्वीप, ये द्वीप द्वीप याद रखें, ये भी पचमढ़ी में है। जम्मू द्वीप, डोरथी द्वीप और मोंटे राजा, ये सारी चीजें पचमढ़ी में स्थित हैं, जो होशंगाबाद जिले में अभी हमने देखा था, और इसकी खोज की थी फॉरसेथ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले में बात करते हैं। दो शैलाश्रय दिए हुए हैं यहाँ पर, एक सतकुंडा दिया है, एक राम छज्जा दिया है। तो एक साधारण तरीके से राय, राय मतलब होते हैं रईस लोग मान लीजिए। तो सतकुंडा किसमें, सतकुंडा, तो सात कुंडा, सात कुंडा चाहिए, ज्यादा चाहिए ज्यादा, और रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना ही है। तो इस तरीके से रा से आप रायसेन, रा से राम और सतकुंडा जोड़ लें आप उसमें, तो ये बन गया। फिर है नरसिंहपुर, प्रेम शाही शैलाश्रय है। तो होशंगाबाद में देखें बूढ़ी माई शैलाश्रय है, याद रखने का आसान है ये, तो याद रख सकते हैं। होशंगाबाद जो है बाद में आया है, तो बूढ़ी माई हो जाएगी, बाद से बूढ़ी। पन्ना, पन्ना देखें हाथी, जैसे गाना सुना होगा आपने, पन्ना की तमन्ना हीरा उसे मिल जाए, तो हीरा तो नहीं है, हाथी उसे मिल जाए हो सकता है, बस यहाँ पर हीरा है नहीं। तो ये हो गया पन्ना, हाथी। बैतूल धूनी काक, धूप काक, डूठाम साथ में ये, और साकले डीही, ये थोड़े से डिफरेंट है। तो ये जैसे ही आलतू फालतू नाम जैसे लग रहे हैं थोड़े से डिफरेंट, तो बैतूल आप आंसर लगा पाएंगे क्योंकि इतना याद रहेगा तो ये तो बन ही जाएगा। तो ये शैलाश्रय आपको याद रखने हैं, मैथ्स और कॉलम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं। स्पेशली मावा भांजा शैलाश्रय पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में। माणादेव रॉक पेंटिंग्स ईजी हो जाता है, पचमढ़ी में है। ठीक है, राम छज्जा शैलाश्रय याद रहेगा। प्रेम शाही नरसिंह, नर है भाई, मनुष्य है, तो प्रेम बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल एवं उनकी अवस्थिति देखते हैं कि क्या क्या कहाँ पर है। जहाँ दो तीन, क्या होता है एग्जाम में ऑलमोस्ट वहां से क्वेश्चन जरूर उठता है जहां पर दो से तीन या तीन से ज्यादा स्थान जो है वो एक ही जिले में हो। तो सबसे पहला बनता है रायसेन। रायसेन में देखते हैं हम कितने दिए हैं। भीमबेटका हम देख चुके हैं, रायसेन जिले में है। विष्णु श्रीधर कड़कर ने इसकी खोज की। मृगेंद्रनाथ और अमखेरा, मृगेंद्रनाथ 2008 में, ये 1990 में इसको बनाया गया था, याद कर लीजिए यहीं पर। 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। 2003 भीम 3 मतलब विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया विश्व धरोहर में। मृगेंद्रनाथ 2008 में खोज की गई, विक्रम विश्वविद्यालय है ना, उज्जैन। अमखेरा, अमखेरा आ गया यहाँ पर। चलिए मंदसौर में देखते हैं, तो ये तीनों हो गए यहाँ पर रायसेन। मंदसौर, मंद देखें याद करने का सरल तरीका, मंद, मंद मतलब कमजोर। तो देखें जब आवारा होता है इंसान, जब आवारा होता है इंसान तो क्या होता है, उसका मन जो होता है वो मूडी हो जाता है। देखें मन जो है वो मूडी हो जाता है। ठीक है, तो यह आवारा हो गया, मन मूडी हो गया, और इंद्र भगवान, ठीक है, जुड़ गए इसमें। तो मंदसौर में ये आ गया। फिर देखते हैं सागर। सागर मतलब होता है पानी, पानी में कोई भी चीज ऊपर हो जाती है तो उल्दन याद रखेंगे, ऊपर आ गई। ऐरण उसी में शामिल हो जाएगा। ऐरण, ऐरण एक ऐसी जगह है जहां से सती प्रथा ये जो है साक्ष्य मिले हैं, सागर जिले में। खरगोन, खरगोन पश्चिमी निमाड़ जिसे हम कह रहे थे, तो दो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, नावदा टोली और महेश्वर। एक उत्तर, ये उत्तरी तट पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर। कसरावद उसमें शामिल हो गया एक्स्ट्रा, तो तीसरा याद रखेंगे आप खरगोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन में देखें कायथा पढ़ा हमने, नागदा पढ़ा, ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ली हमने। ताम्रपाषाण कालीन कायथा था ये। डांगवाला, यहाँ से एक्चुअली क्या हुआ है, डांगवाला जो है वहां से जो चित्रित मृदभांड होते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, वो सब मिले हुए हैं, तो ये भी उज्जैन का एक स्थल है। कायथा भी इसलिए और फेमस हो जाता है क्योंकि वहां से 29 कांस्य चूड़ियां मिली हुई हैं। आगे देखते हैं हम।
ग्वालियर, ग्वालियर में एक स्थान दिया गया है यहाँ पवाया, यह पार्वती और सिंध नदी के संगम स्थल पर है, तो ग्वालियर से पवाया याद रख सकते हैं आप। पार्वती नदी भी याद हो जाएगी पवाया से, पार्वती, ठीक है। पाया ग्या गुआ वाया, गुआ वाया। सीहोर हथनौरा है। नरसिंहपुर महादेव पिपरिया और धार में खापर खेड़ा, खपर नहीं खापर खेड़ा है, ये सही कर लीजिएगा। शुतुरमुर्ग के अंड कवचों के मन के बनाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, तो ये पुरातात्विक स्थल हो गए हैं। स्पेशली रायसेन के 3 स्थान याद रखिएगा, मंदसौर के 4 याद रखिएगा, सागर के याद रखिएगा, ऐरण बहुत आता है, खरगोन के याद रख लीजिए, नावदा टोली हो गया, महेश्वर हो गया, कसरावद हो गया। उज्जैन का कायथा नागदा बहुत जरूरी हो जाते हैं, ये डांग वाला भी आ गया है इसमें। ग्वालियर एक ही दिया है, पवाया याद रहेगा। जब ऊपर के वो 4-5 याद हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको रहेगा कि ये इनका नहीं तो ये इनका होगा। इस तरीके से अगला बढ़ते हैं। पौराणिक कालखंड के अनुसार कुछ आधुनिक स्थल जो हैं वर्तमान में जिनके नाम हो गए हैं अब, उनके पुराने नाम क्या थे, इनसे भी सही जोड़ी बन सकती है। तो दमोह, दम निकल गया, तुंडी दबाकर गले की तुंडी दबा दीजिए, दम निकल जाएगा। दशा आ गई है इसमें, विदिशा, दशा, दशा को दशाण, दशा आ गई, इसमें भी दशा है। बेस, किसी भी आदमी की जो दशा है उसके बेस पर निर्भर करती है, तो बेस नगर। निमाड़ अनुपदेश हो जाएगा यहाँ पर। त्रिपुरी, जबलपुर, अभी हमने देखेंगे आगे चलकर यहाँ पर 52वां जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ तक, ठीक है, देखेंगे कौन से नंबर का था वो। 52वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। अवंती, उज्जैन, खंडवा, मानधाता नगरी, राजा मानधाता रहते थे यहाँ पर, तो खंडवा का नाम अब पड़ा है, खंडवा पहले मानधाता नगरी था। सांची, काकनाथबाद हो जाएगा, सांची या IMP हो जाता है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, स्तूप वगैरह सब सांची में है। बुरहानपुर, मुस्लिमों जैसा नाम लग रहा है बुरहान, तो ये खानदेश हो गया है। मंदसौर, दसपुर, मंदसौर कैसे याद रखेंगे, दसपुर तो राजा दशरथ, मंदोदरी जो थी मंदसौर, और राजा जो हैं दशरथ, जो रावण थे वो 10 सिर वाले थे, तो 10पुर हो जाएगा यहाँ पर, 10पुर हो जाएगा। दतिया, दिलीप नगर हो गया। मांडू जो है शादियाबाद हो गया, मांडू शादियाबाद, थोड़ा सा डिफरेंट है याद रखने में। बघेलखंड, जैजाग भुक्ति, बहुत डिफरेंट नाम है, ये तो याद ही रहेगा, बघेलखंड, जैजाग भुक्ति। तो एक बार वापस से ट्राई कर लेते हैं हम। दमोह हो जाएगा, टुंडीकेर, विदिशा, दशा याद हो जाएगी। निमाड़ अनुपदेश हो गया, थोड़ा डिफरेंट। त्रिपुरी अभी बताया, जबलपुर से रिलेटेड है, ठीक है, 52वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अवंती, उज्जैन हो गया। खंडवा, मानधाता नगरी। सांची, काकनाथबाद, बुरहानपुर खानदेश, मुस्लिम जैसा देश था, नाम था। मंदसौर, तो राजा रावण की कहानी बताई मैंने। दतिया, दिलीप नगर से दा जुड़ गया है। मांडू शादियाबाद हो जाएगा। बघेलखंड जैजाग भुक्ति हो जाएगा। तो इस पार्ट 1 में इतना ही था दोस्तों। पार्ट 2 के लिए अगला वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू मिलेंगे आपको। पार्ट 3 तक हम ये पूरा हिस्ट्री जो है एंड कर देंगे, उसके बाद हम MP के और भी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, नए नए वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आप आसान तरीके से इनको बहुत कम समय में याद रख पाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों हमें प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर बताइए कि कैसा हम परफॉर्म कर पा रहे हैं और हम आपको कैसा बता पा रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं और बेहतर क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।